गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन आई। और ये सेगमेंट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो, रिवीजन कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये वो सेगमेंट है जहां पे हम नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं, ह्यूमन आई की बात करते हैं, उसमें कितने पार्ट होते हैं इसकी बात करते हैं, और किस पार्ट का फंक्शन क्या है इसकी बात करते हैं। ठीक है, या फिर इसमें किस तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं, मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, प्रेसबायोपिया क्या है, और इन डिफेक्ट को अगर सही करना है तो हम किस लेंस का यूज करेंगे। जैसे मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस बोलते हैं। ये सारी की सारी बात आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन आई को थरोली पढ़ेंगे, और इसके साथ जितने भी नेचुरल फिनोमेना है लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। भाई सिलेबस देखा था ना हमने इससे पहले वाले लेक्चर में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन आई की। तो ह्यूमन आई बेसिकली क्या है? ह्यूमन आई एक तरह की एक मशीन तरह की है जो हमें भगवान ने दी है या बनाई है हमने, और उसमें बहुत सारे पार्ट हैं जिसके फंक्शन अलग अलग हैं, और सब मिल के ह्यूमन आई बनाते हैं। जैसे अगर हम शुरुआत से चलना स्टार्ट करें सबसे पहले, तो सबसे पहले आती हैं हमारी आईलिड्स, पलकें, है ना, और उसके बाद स्टार्ट होती है ह्यूमन आई। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है इसका, एक एक करके सारे पार्ट्स की बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहला पार्ट होता है आपका कौन सा? अरे बोलो, कॉर्निया। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है कॉर्निया, जो कि आपका ये रहा, ये लो। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपका आता है, आगे से पीछे की तरफ चलते हैं सारे पार्ट को देखते हुए। तो इसके बाद आता है आपका, यहां पे होती है आपकी आइरिश, ये लो, ये आपकी आइरिश हो गई। ठीक, और इस आइरिश क्या होती है? आइरिश एक मतलब बीच में एक होल होता है जिसे हम बोलते हैं पिपल, उसके चारों तरफ जो होता है उसे बोलते हैं आइरिश। ठीक है, बेसिकली पिपल के शेप को कंट्रोल करता है। मतलब ये जो बीच में एक होल टाइप का आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं, ये जो सेगमेंट है ये बीच में, इसे बोलते हैं हम पिपल। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका लेंस। अब लेंस हवा में तो लटका नहीं होगा, मसल्स ने पकड़ रखा होगा, तो उसके ऊपर नीचे जो भी मसल्स होती हैं, जैसे यहां से ये मसल्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं सिलेरी मसल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? सिलेरी मसल्स। ये लीजिए, और बीच में सिलेरी मसल्स में जो आपको दिख रहा है वो है आपका सुंदर सा लेंस। ओके, ये जो है ये है आप, ओहो कलर चेंज क्यों नहीं हुआ भाई? लेंस। तो ये आपका हो गया लेंस, ये आपका हो गया लेंस। ये देखिए कितना सुंदर लेंस बनाया है। ठीक है, तो इसे कलर कर देते हैं थोड़ा सा, और नाम दे देंगे इसे लेंस। लेंस ही नाम ही होता है। तो ये आपका हो गया लेंस। सिलेरी मसल्स ने पकड़ रखा है। सिलेरी मसल्स करती क्या है? लेंस को पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है, और जब हम कोई पास की चीज रखते हैं तो उसे कॉन्ट्रास्ट कर देती है ताकि फोकल लेंथ बढ़ जाए, और जब दूर का कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो उसे स्ट्रेच कर देती है ताकि उसकी थिकनेस कम हो जाए और उसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, फोकल लेंथ जब इसे कॉन्ट्रास्ट करेगा तो फोकल लेंथ घटेगी, पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए फोकल लेंथ डिक्रीज होगी, और दूर के ऑब्जेक्ट को अगर हम देखना है तो वो उसे खींचेगा और फोकल लेंथ को बढ़ा देगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये, और यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है बेटा। यहाँ पे क्या भरा होता है? ओके, यहाँ पे भरा होता है एक फ्लूइड, जिससे हम कहते हैं, ये फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और एक फ्लूइड इधर भी होता है। चलिए जल्दी से इसे कंप्लीट कर देते हैं। तो ये आपकी हो गई आई। ठीक है, ये इधर मिला दो, इसे भी इधर मिला दो, इसे भी, और अपने को चाहिए ब्लू कलर। ये ब्लू कलर इधर से आके लो जी। यहाँ पे भी, यहाँ पे जो भरा होता है इसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है, फ्लूइड होता है। अब ये फ्लूइड करता क्या है इसे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे लास्ट में आपका होता है रेटिना। क्या होता है बेटा? रेटिना। तो ये आपका है रेटिना, ये लो। ठीक है, ये आपकी रेटिना हो गई। रेटिना पे दो पॉइंट होते हैं, एक को हम बोलते हैं क्या? एक को बोलते हैं येलो पॉइंट, और एक को बोलते हैं ब्लैक स्पॉट या ब्लैक पॉइंट। तो जैसे कि अगर हम बात करें, यहां जहां से नर्व्स अंदर जाती हैं, जैसे यहां से नर्व्स ब्रेन की तरफ जाएंगी, तो यहां पे
बेसिकली रेटिना कैसे काम करते हैं, रेटिना पे दो तरह के क्या बोलते हैं, सेंसरी डिवाइस आप बोल सकते हैं, जो चीज़ों को सेंस करती है। मतलब कोई लाइट आ रही है, उसकी इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना या उसके कलर को फाइंड आउट करना, तो दो रॉड एंड कोन्स होते हैं जो कि इस डाटा को प्रोसेस करके हमारे दिमाग को बताती हैं कि किस कलर का है और क्या इंटेंसिटी है उसकी। ओके, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन आई बनता है, और यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसे हम बोल देते हैं ब्लैक स्पॉट। मतलब यहाँ पे अगर लाइट रे या फिर कोई इमेज बनेगा तो वो हमें दिखेगा नहीं। एक होता है येलो स्पॉट, एक क्या होता है, येलो स्पॉट होता है जो कि इधर कहीं होता है, और ये आपका येलो स्पॉट पे अगर कोई भी इमेज बना तो वो हमें सबसे ज्यादा अच्छी तरह से दिखेगा। ठीक है, यह है आपका ब्लैक स्पॉट या ब्लैंक स्पॉट। ठीक है, स्पॉट। यह है आपकी रेटिना। ठीक है, यह है आपकी कॉर्निया। ठीक है, यह है आपका विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, और यह है आपका विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो यह है आपका, एक गड़बड़ हो गई इधर। ओके, यह है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर और ह्यूमर, और यह है आपका विट्रस ह्यूमर। ठीक, यह है आपका लेंस, यह है आपकी सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स। ठीक है, ये है आपका जो बीच में एक छोटा सा होल होता है, इसे प्यूपिल बोलते हैं, और ये आपके जो सेगमेंट हैं ये कहलाते हैं आइरिश। ठीक, तो ये सारे सेगमेंट होते हैं ह्यूमन आई के। तो सबसे पहले कॉर्निया। कॉर्निया एक बहुत ही थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। यहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर होता है, जैसे आंख में अगर चोट लगने वाली है तो उस चोट एक ही जगह ना जाए या लेंस पे इंपैक्ट ना पड़े, तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, फोर्स को फैला देना या फिर यूनिफॉर्मली सारी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये एक्वस ह्यूमर वो करता है। आइरिस क्या करती है, आइरिस लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है। इस तरह से होती है, ये जो पीपल को बड़ा कर देगा तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा जाएगी। जैसे आपने देखा होगा क्या, जब आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं और एकदम से धूप में जाते हैं तो लगता है क्या हो गया, या फिर जब धूप से आप एक कम रोशनी वाले कमरे में आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा कम रोशनी है। बिकॉज होता क्या है कि जब हम ज्यादा धूप या ज्यादा इंटेंसिटी में होते हैं तो हमारी जो आइरिश होती है वो पीपल को छोटा कर देती है ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट जाए, क्योंकि लाइट काफी ज्यादा है। और जब अंधेरे में जाएंगे तो वो क्या करता है, एकदम से नहीं, हौले हौले करके, एकदम से नहीं होता प्रोसेस, थोड़ा सा वक्त लेता है। वो क्या करता है, जब अंधेरे कमरे से रोशनी में जाते हैं तो फिर वो उसे छोटा करता है, और रोशनी से अंधेरे कमरे में आते हैं तो वो उसे बड़ा करता है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए शुरुआत में तो हमें ऐसा लगेगा अंधेरा ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे करके हमें ये एहसास होगा कि सफिशिएंट अमाउंट है, क्योंकि अब आइरिश ने पीपल को बड़ा कर दिया है। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगी और हमें ऑब्जेक्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। लेंस बेसिकली, लेंस का जो मेन पर्पस होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है उसे रेटिना पे बना देना, क्योंकि जो आपके रॉड एंड कोन्स है वो रेटिना पे है, वही डेटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि लाइट इंटेंसिटी क्या है कोई भी अगर, और कलर क्या है उसका, वो हमें बताते हैं रॉड एंड कोन्स, और ये आपकी रेटिना होती है। और रेटिना पे ही इमेज को हमें फॉर्म करना होता है। अगर आगे पीछे बनेगी तो हमें ब्लर दिखेगी, रेटिना पे ही बनेगी तभी हमें बढ़िया दिखेगी। रेटिना पे भी 2 पॉइंट, एक येलो स्पॉट जहां पर बनने वाली जो इमेज है वो बहुत ही बढ़िया दिखती है हमें, और एक होता है ब्लैक स्पॉट या ब्लैंक स्पॉट, और यहाँ पे अगर इमेज बनती है तो हमें नहीं दिखती। और यहाँ से ये है ऑप्टिक नर्व्स, तो ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन की तरफ आपकी चली जाती है। आई होप ह्यूमन आई आपको समझ में आ गई होगी, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे। लेंस क्या करता है, इमेज को रेटिना पे बनाता है। उसके हिसाब से सिलेरी मसल्स क्या करती है, लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करती है। आइरिस क्या करती है, आपके पीपल के साइज को चेंज करती है ताकि इंटेंसिटी को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, और ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जैसे कॉर्निया बोलते हैं, यहाँ पे जो फ्लूइड भरा होता है उसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपकी आंख के शेप को मेंटेन करता है। आई होप आपको समझ में आ गई ये बात। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नेक्स्ट बात करते हैं डिफेक्ट की। अब देखो, आपने कई लोगों को चश्मा लगाते देखा होगा, स्पेक्टिकल चश्मे 2 या 3 तरह के होते हैं। जैसे बेसिकली 2 ही तरह के, एक धूप के चश्मे, एक नजर के चश्मे। धूप के चश्मे मतलब सन की वजह से जब आंखों में इरिटेशन होता है तो हम चश्मा लगा लेते हैं, बिकॉज इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है और सेलेरी मसल्स पे जोर पड़ता है, लेंस पे जोर पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसे, वो सॉरी आइरिस पे जोर पड़ता है,
तो अगर हम लेंस लगा ले तो कम इंटेंसिटी अंदर जाएगी, आंख कंफर्टेबल आपकी रहेगी। और कई बार क्या होता है कि हमें पास की चीजें या दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, तब भी हम स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, ग्लासेस पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, ठीक है, या फिर आप कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज करते हैं आजकल काफी लोग, ठीक है। तो ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि आंखों में डिफेक्ट होते हैं। हमें 3 तरह के डिफेक्ट पढ़ने हैं, डिफेक्ट काफी तरह के होते हैं, जिसमें से पहला है आपका मायोपिया, दूसरा है आपका हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा है आपका प्रेसबायोपिया। मायोपिया क्या होता है या मायोपिक आई क्या होती है अगर हम बात करेंगे? मायोपिया बेसिकली होता है क्या बेटा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी व्यक्ति को दूर की चीजें दिखना बंद हो जाए। अब दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं, ठीक है, तो मतलब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक उसे दिखेगा और उसके बाद दिखना बंद हो जाएगा। कहेगा भैया दूर का नहीं दिखता हमें, तो डॉक्टर कहेगा लाओ एक लेंस टेस्ट कर देते हैं आपके लिए और आपके चश्मे में फिट कर देते हैं, आप लगाओ आपको दिखेगा, ठीक है। बेसिकली मायोपिक आई को दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीजें नहीं दिखती हैं, दूर की चीजें आराम से दिखती हैं। तो यहां पे अगर हम देखें, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं। तो जो मायोपिया होता है उसमें जो फार पॉइंट है वो आपका पास आ जाता है, इसलिए दूर की चीजें नहीं दिखती। आप कहोगे सर ये फार पॉइंट नियर पॉइंट क्या होता है? देखो, अगर एकदम सही ह्यूमन आई है तो सबसे सही उसे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो 25 सेंटीमीटर पे रख दो, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है? ये होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब इस साइड, लगभग इस साइड पे अगर हम किसी भी चीज को रखेंगे तो हमें वो बहुत अच्छी दिखे। पास लाओगे तो नहीं दिखेगा, बहुत दूर ले जाओगे तो नहीं दिखेगा। जैसे मैं पास लेके आ रहा हूँ, मुझे एक अपने हाथों की जो लकीरें होती हैं वो ब्लर दिख रही हैं, दूर ले जा रहा हूँ तब भी नहीं दिखेंगे, लेकिन इस डिस्टेंस पे अगर मैं रखूंगा तो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ओके। तो अगर हम देखें तो मतलब ये है कि यहां से हमारा विजन साफ साफ स्टार्ट होता है और उसके बाद हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। लेकिन इन्फिनिटी वाला पॉइंट इन्फिनिटी ना होके हमारी आंखों में क्या हो गया, कोई डिफेक्ट हो गया, तो इन्फिनिटी वाला पॉइंट अगर पास में आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं मायोपिक, मायोपिया। और अगर जो आपका पास का पॉइंट दूर चला जाता है तो आपको पास की चीजें नहीं दिखेंगी, इसलिए इसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। तो इसे ट्रीट सही कैसे करते हैं इस डिफेक्ट को अगर हम देख लें? देखो बेसिकली अगर हम देखें, जो मायोपिक आई होती है, थोड़ा बड़ा बना दिया, हाँ, तो अगर हम देखें जैसे कि कोई मायोपिक आई है, ये, ओहो ये तो बड़ा गंदा बन रहा है, कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है अपने पास। तो ये मायोपिया के लिए हो गई, ये उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम उसे सही कैसे करेंगे उसके लिए हो गया। ये हाइपरमेट्रोपिया के लिए हो गया, और उसे सही कैसे करना है ये उसके लिए हो गया, ठीक है। तो अगर कोई भी मायोपिक आई है, ठीक है बेटा, तो अब होगा क्या, जैसे कि ये ह्यूमन आई है, तो अगर होता क्या है इसमें, दूर का चीजें हमें नहीं दिखेंगी, तो दूर से जैसे कि ये आपका लेंस है और दूर से आने वाली लाइट रे अगर रेटिना पे पहुंचेंगी, क्योंकि रेटिना पे बनने वाला इमेज ही हमें दिखता है, वहीं पे आपके ऑप्टिक नर्व्स हैं, वहीं से ब्रेन में डेटा जाना है आपका। तो ये क्या करते हैं, यहां ना बना के उससे पहले ही आप क्या कर देते हैं, इमेज को फॉर्म कर देते हैं। तो मायोपिक आई कुछ ऐसी होती है। अब अगर हम ये करें कि जो लाइट रे ऐसे आ रही है, इन्हें हम थोड़ा सा और फैला दें तो ये और दूर जाके मिलेंगी, ठीक है। तो जैसे कि ये मायोपिक आई है, ये एक मायोपिक आई है, और यहां पर मैंने एक कॉनकेव लेंस रख दिया। अब ये लाइट रे पहले पैरेलल आ रही थी, अब ये थोड़ी सी क्या होंगी भाई, डाइवर्जिंग है, तो ये लाइट रे को थोड़ा सा फैला देगा, ठीक है। अब ये इमेज इधर बना देगा रेटिना पे, तो हमें दिखना लग जाएगा। वैसे हमने आंख को सही नहीं किया, बस उसे धोखा दिया है, लेंस को रख के उसे धोखा दे दिया, ठीक है। तो वो भी भाई व्यक्ति अगर सही देख पा रहा है, जिसे दिक्कत है मायोपिक आई है उसकी या फिर हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो हमारा ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें कौन से लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का, ठीक है। इमेज पहले बन जाती है रेटिना से,
तो अगर हमें दूर बनानी है तो हमें फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, और फोकल लेंथ बढ़ानी है तो हम एक कॉनकेव लगा रख देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में ये लो, ये आपका लेंस है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पास से लाइट रे आ रही है ये इस तरह से, तो ये इधर ना बन के बाहर कहीं इमेज बन जाती है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रे चली और इधर इसने बना दिया। लेकिन इसे ट्रीट कैसे करेंगे भाई? अब कोई भी चीज अगर हमें पास की नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है। अगर रेटिना पे इमेज बनती तो हमें दिख जाता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस केस में? हम यूज करते हैं क्या? ओके, ये आपका लेंस हो गया, तो हम यहाँ पे एक कॉन्वेक्स यूज कर देते हैं लेंस। तो यहां से चलने वाली लाइट रे ये उन्हें और कन्वर्ज कर देगा। भाई दूर बन रही थी, फोकल लेंथ अगर हम घटा दें इसकी, तो ये यहाँ पे इमेज को फॉर्म कर देगा, बना लेगा। तो हो गया ट्रीटमेंट। मतलब मायोपिया को अगर सही करना है तो कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया को अगर यूज करना है तो कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, लेंस। ठीक है। प्रेस बायोपिया क्या होता है? जब ये दोनों ही एक साथ आ जाए तो प्रेस बायोपिया बोलते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि क्या होता है कि हम ऐसा लेंस बनाते हैं जिसमें ऊपर आपका क्या रखते हैं, क्योंकि दूर की चीज देखनी है, तो कॉनकेव, और नीचे आपका कॉन्वेक्स। तो इस तरह से प्रेस बायोपिया को भी ट्रीट किया जा सकता है। किस वजह से हो सकते हैं ये? एज की वजह से हो सकते हैं, चोट लगने की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर अगर बूढ़े लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है जिनकी एज काफी ज्यादा है, तो एज की वजह से भी होता है। हमारा जो शेप है ना आई का, ठीक है, वो चेंज बदल जाता है आपका थोड़ा सा, जिसकी वजह से रेटिना पे इमेज ना बन के थोड़ा आगे पीछे बनने लगती है। तो उसके हिसाब से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जैसे डिफेक्ट आ जाते हैं आंख में। तो इसलिए हम लेंस यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स ग्लासेस यूज करते हैं। आगे बढ़ जाएं, चलिए जी। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमें देखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ा है, लेकिन प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होगा हम उसकी बात करेंगे। खैर इसका फॉर्मूला आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी ओके, ये मैंने बना दिया एक प्रिज्म। लीजिए, ये आपका एक बन गया प्रिज्म। ठीक है, अब इस प्रिज्म में अगर मैं कोई लाइट रे व्हाइट से, आपको थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा। ठीक है, ये मैंने प्रिज्म लिया है, और यहां पे ये लाइट रे आई। कहोगे सर येलो लाइट नहीं होती है, व्हाइट लाइट होती है। चलो व्हाइट ले लेते हैं यार तुम्हारे लिए, व्हाइट। ये व्हाइट लाइट इधर से आ रही है। ओके, ये व्हाइट लाइट आपकी इधर से आई। अब क्या होगा? अगर हम लाइट देखें, तो रिफ्रैक्शन अगर हम देखें तो होता क्या है कि लाइट में क्या होता है? 7 कलर होते हैं। कौन कौन से? इसमें जो 7 कलर होते हैं, इधर लिखता हूं मैं, 7 कलर होते हैं विवग्यो, जो कि आपको पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर होते हैं, और इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। अगर इनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग बिहेव करता है। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर उस पर कम पड़ता है, और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर असर ज्यादा पड़ता है। तो इस सिनेरियो में अगर हम देखें, जैसे 7 कलर है अपने पास, ठीक है, और 7 कलर में, 7 कलर में वेवलेंथ अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में जाने पे वेवलेंथ क्या होती है? घटती है या बढ़ती है? बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? यहां पे अगर हम देखें तो वेवलेंथ इस डायरेक्शन में जाने पे इंक्रीज होती है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी? सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो होती है ब्लू की। यहां पे, सॉरी,
लैम्डा वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग ट्रीट करता है तो ये क्या करता है, जब लाइट रे इधर से गुजरती है तो ये जो व्हाइट लाइट है ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट जाती है, इसे बोलते हैं डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। व्हेन अ लाइट रे पास थ्रू अ प्रिज्म इट ब्रेक डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर विच इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो अगर ये अपने कलर में टूट जाती है, जैसे कि कौन कौन से कलर हो सकते हैं? सबसे पहले आपका वायलेट लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें सारे कलर, ये रहे सारे कलर, यहां से देखना, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जाओगे, रेड की तरफ आप बढ़ते जाओगे। तो सबसे पहले कौन सा कलर ले लें? वो वायलेट, ठीक है। लो, नहीं कोई बात नहीं, 2 3 4 5 6 और ये 7 कलर हो गए, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें इन 7 कलर में टूट गया ये अपना, रिफ्रैक्शन तो होगा ही, ये नॉर्मल होगा आपका इधर, एक्चुअल में लाइट रे की जो डायरेक्शन थी वो ये थी। अब ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट गया, हाँ, तो एक कलर ये रहा, एक 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 ये और एक ये। अब यहां पर अगर हम देखें, सबसे ज्यादा कौन डेविएट हो गया? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे कम डेविएट कौन होता है? रेड। और सबसे ज्यादा डेविएट कौन होता है? वायलेट, ठीक है। तो ये प्रिज्म है। अब अगर हम दो प्रिज्म ले लें, जैसे एक प्रिज्म मैंने ये लिया और एक प्रिज्म आपका ये ले लिया मैंने, थोड़ा और अच्छा प्रिज्म बनाते हैं। अरे आजा भाई, तो एक प्रिज्म आपका ये हो गया, ठीक, और एक प्रिज्म आपका क्या हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर कोई कलर चला, ये व्हाइट लाइट चली, अपने कॉन्स्टेंट कलर में टूटी, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पहुंचेगी, चालू है, तो यहां पहुंचेगी 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या कर देगा? इसे रिवर्स कर देगा। ये लाइट रे आपकी 1 2 3 4 5 6 7 और ये लाइट इधर से निकल जाएगी। बात आई क्या समझ में? ठीक है। तो अगर दो प्रिज्म हो गए तो एक तोड़ेगा और एक जोड़ेगा, इसने तोड़ दिया और इसने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये भी आपका आता है। यहां से व्हाइट लाइट, ये आपकी क्या है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट कैसे बोलते हैं? सनलाइट को कैसे बोलते हैं? सनलाइट को। ओके, तो ये आपका एक प्रिज्म हो गया और ये आपका दूसरा प्रिज्म हो गया। यहां से ये लाइट पे जा रही है और यहां से निकल गई, ये भी आपकी व्हाइट लाइट है और यहाँ व्हाइट लाइट ही आपको मिल जाएगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्शन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। व्हेन अ लाइट पास थ्रू अ मीडियम, इट ब्रेक डाउन ऑफ द लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ब्रेक डाउन ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, ये भी कह सकते हैं। एक एक अभी हम इसमें दोनों बात करेंगे, हम डिस्पर्शन की भी बात करेंगे, स्कैटरिंग की भी बात करेंगे। एग्जाम्पल सिंपल सा बेटा, अगर एक बोरी में आपको मैंने 7 कलर भर के दे दिए, सातों कलर की बॉल, और आपने ऐसे रैंडम फैला दिया, तो ये स्कैटरिंग है। लेकिन आपने फैलाया तो है, लेकिन एक तरफ ब्लू, इंडिगो, रेड, इस तरह से सीक्वेंस में रख दिया, तो ये भी फैलाना है लेकिन एक सीक्वेंस में, इसे बोलते हैं हम क्या? डिस्पर्शन, ठीक है।
अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूटना डिस्पर्सन, और रैंडमली फैल जाना ऐसे ही वाइट ही रहना, लेकिन वो कहलाता है स्कैटरिंग। ठीक है, तो डिस्पर्सन बेसिकली क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। और इसका एग्जाम्पल हमने इधर देख रखा है, ये देखो ये टूट रहा है, तो ये डिस्पर्सन ही है थ्रू प्रिज्म। अगर केवल व्हाइट लाइट लें, अगर हम तोड़े ना, तो ये प्रिज्म इधर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, डेविएट होगी लाइट, इधर आ जाएगी, ये प्रिज्म। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट लें, ये बेसिकली सनलाइट है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है, सारे कलर होते हैं इसमें। आगे बढ़ जाएं, डिस्पर्शन के बाद बात करते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की हमने बात की है अभी। जैसे अगर आप पानी में टॉर्च को लगा दें और थोड़ा सा मिल्क की 1-2 बूंदें डाल दें, तो आप देखेंगे पूरा पानी ऐसा लगेगा जल उठा है। जल मतलब ऐसा नहीं आग लग गई, वो वाला जलने वाला नहीं, जल उठा मतलब जैसे रॉड जलती है, वैसे थोड़ा सा आपको वैसा इफेक्ट दिखेगा। तो होता क्या है, जैसे लाइट जा रही है, मल्टीपल पार्टिकल से टकराएगी और वही टकराती रहेगी, तो आपको ऐसे इल्यूमिनेटिंग टाइप का दिखेगा। तो इसे अगर हम देखें तो ये वही एग्जाम्पल है। बेसिकली लाइट इधर से जा रही है और इधर क्या हो जाती है, फैल जाती है। अगर हम इकट्ठा करना चाहें तो हमें ऐसे ही स्पॉट मिलेगा, जैसा आपका सोर्स होता है वैसा आपको इधर मिल जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये कहलाती है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग डिस्पर्सन में स्कैटरिंग में फर्क है। डिस्पर्सन में एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, स्कैटरिंग में पैटर्न नहीं होता, जैसी लाइट होती है वैसे ही वो स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, खैर, और कलर ऑफ द सन एट सनसेट एंड सनराइज, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये 3 फेनोमेना हमें देखनी है जो कि हमने पढ़ा हुआ है उसके बिहाफ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। कोई भी लाइट रे अगर सन से आ रही है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और अगर आपका सन इधर है ये, या फिर मून इधर है आपका ये, ठीक है, और यहां से कोई लाइट रे आ रही है, ओके, ये आप, अरे हाँ, तो ये आपका सन है, ठीक है, और यहां से कोई लाइट रे आ रही है, ये आपकी अर्थ है, और इस पर मल्टीपल लेयर है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की क्या है, मल्टीपल लेयर, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। आपने सुना होगा बहुत सारी लेयर होती हैं एयर की हमारे सराउंडिंग, अर्थ के सराउंडिंग, ठीक है, और सब में जो एयर की डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें अलग अलग डेंसिटी है एयर की, तो मतलब सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो मतलब लाइट रिफ्रैक्ट होगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट अपने पास से डेविएट हो जाती है, तो रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट रे देखो, ये अगर नॉर्मल है, ये अगर नॉर्मल है आपका, तो इससे क्या होगी, थोड़ी सी झुक गई, नीचे की तरफ आ रही है ना, क्योंकि डेंसिटी बढ़ेगी एयर की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा होगा। ठीक है, और फिर इधर रिफ्रैक्ट हुई, और फिर इधर रिफ्रैक्ट हुई, और इधर खड़े हैं जेठालाल। कौन खड़ा है इधर, ये है, तो ये है आपके जेठालाल। तो जेठालाल जी जब देखेंगे तो लाइट तो इधर से आ रही है, लेकिन भाई साहब को इधर से आती हुई दिखाई देगी, तो सन इन्हें इधर दिखेगा, ये आपका सन इधर दिखेगा इन्हें, ठीक है, लेकिन लाइट आ इधर से रही है। रियल पोजीशन की सन की ये है, और दिखेगी कहाँ, अपेरेंट पोजीशन आपकी ये रहेगी। ठीक है, तो अगर हम देखें, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, एटमॉस्फेयर के थ्रू अलग अलग लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इस वजह से। तो सन की पोजीशन इधर होने की वजह से, इसी वजह से हमें सूरज उगने से पहले दिखने लगता है और डूबने के बाद तक दिखता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एक्चुअली में हमारी पोजीशन ये है, सन की पोजीशन ये है, पर रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो दिखेगा वो इधर से दिखता है। बात आ गई समझ में, ओके। नेक्स्ट जो हमें देखना है बेटा, वो हमें बात करनी है कलर ऑफ द सन एट द सनसेट एंड सनराइज, और दिन में भी। अगर हम सनसेट या सनराइज के टाइम देखें, तो बेसिकली सन से आने वाली लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है एटमॉस्फेयर में। जैसे ये आपका सन है, और यहां से लाइट जब इधर आएगी, तो अब देख रहे हो ये एटमॉस्फेरिक लेयर है, यहां ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़े। लेकिन दिन में अगर हम बात करें, ओके, लेकिन अगर हम दिन में बात करें, दिन में अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर में कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, लेकिन शाम को काफी
ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर सबसे ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर अगर सबसे ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ, किस वेवलेंथ पे फर्क पड़ेगा? ब्लू पे। और ब्लू स्कैटर्ड हो जाएगी तो सर्वाइव कौन सी कर पाएगी? रेड। और इसलिए शाम को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? या सुबह को रेड दिखता है। रेड मतलब ऑरेंज, रेड, इस जोन में दिखता है। लेकिन दिन में अगर हम देखें तो व्हाइट दिखता है सन हमें, या फिर लाइट येलो दिखता है। ठीक है, दिन में एटमॉस्फेयर ब्लू क्यों दिखता है? दिन में एटमॉस्फेयर ब्लू इसलिए दिखता है कि ब्लू कलर जो होता है वो मोस्ट स्कैटर्ड कलर होता है। ठीक है, और रेड स्कैटर्ड होता नहीं है उतना ज्यादा। शाम को क्या होता है? ब्लू स्कैटर्ड हो जाता है, सर्वाइव कौन कर पाता है? रेड ही कर पाता है। इसलिए सनसेट और सनराइज के टाइम हमें क्या दिखता है? रेड कलर, ऑरेंज कलर, इस तरह से, और दिन में हमें ब्लू कलर दिखता है। ये स्कैटरिंग है ब्लू कलर की। ठीक है, और अगर आप दो बल्ब लें, एक ब्लू और एक रेड, दोनों पे एक इंटेंसिटी के साथ जला दें, पास से देखेंगे आपको ब्लू ज्यादा दिखेगा, दूर से आप देखेंगे रेड। रेड सिग्नल इसलिए तो बनाए जाते हैं ताकि दूर से विजिबल हो पाए। ठीक है, तो ये आपका रीजन हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात करनी है ना? चांद, सितारे, फूल और खुशबू। लेकिन हमें चांद सितारों की बात करनी है, फूल और खुशबू की तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। तो इधर अगर हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की बात करें तो सन से आने वाली लाइट काफी ज्यादा है, प्लेनेट से आने वाली लाइट सन से कम है, लेकिन स्टार के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। और स्टार सोचो कितने दूर है, कितनी छोटी या बहुत थोड़ी सी लाइट आ पाती होगी। ठीक है, और उसके लिए भी उसे पूरे एटमॉस्फेयर से गुजरना पड़ता है। और अलग अलग एटमॉस्फेरिक जो लेयर हैं उनमें हवा की स्पीड अलग है, उसमें एयर की डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो अगर कोई आपका ये आ रहा है इधर से लाइट, ये आपका क्या है? स्टार। स्टार काफी दूर होते हैं, ये देख रहे हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपको जो दिख रहे हैं ये सब, है ना? लिटिल दिखते हैं, होते नहीं है, होते ये दानव जैसे हैं, बड़े बड़े एकदम राक्षस। तो अगर स्टार से लाइट आ रही है आपकी और ये फर्स्ट एटमॉस्फेयर पे पहुंची तो ये क्या होगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी, फिर रिफ्रैक्ट होगी, फिर रिफ्रैक्ट। और यहाँ पे खड़े हैं अपने मिस्टर जेठालाल। तो अगर यहाँ पे जेठालाल खड़े हैं और सन स्टार को ये देख रहे हैं तो सोचो हवा चल गई, अभी इनकी आंखों पे लाइट आ रही है। ठीक है, अब हवा जैसे ही चल रही होगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक लेयर मूव करती रहती है, अर्थ मूव कर रही है, एटमॉस्फेयर मूव कर रहा है, रोटेट भी कर रही है, तो काफी सारे फोर्सेस जनरेट होते हैं जिसकी वजह से उनकी भी बात करेंगे कभी, अभी टाइम नहीं है। लेकिन तो इनमें क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो लाइट आगे पीछे होती है। तो जब आंखों पे लाइट आती है तो हमें दिखता है, और जैसे ही थोड़ा सा चेंज हुआ तो हमें लाइट नहीं दिखेगी क्योंकि आंखों पे लाइट नहीं आ रही। फिर वैसी सर्कमस्टेंसेस बने फिर देखेगी तो इस तरह से हमें स्टार की ट्विंकलिंग दिखती है। एक्चुअल में उधर कोई बैठा नहीं है जो बल्ब को बुझाए जलाए बुझाए जलाए बुझाए जलाए ना, ऐसा नहीं है। इस रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द राइट टर्म। ओके, आगे बात करें, हमें बात करनी है एप्लीकेशंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज। ये वो सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इवन ऑब्जेक्टिव काफी सारे बनते हैं इस वाले सेगमेंट से आपके। तो इधर अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करनी है हमें कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर का कहां कहां यूज होता है, ये एग्जाम्पल पूछ लेता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो कॉनकेव मिरर में अगर आप देखेंगे, जो सेव करने, सेविंग दाढ़ी वाड़ी बनाने वाले मिरर होते हैं, सेव करने वाले मिरर होते हैं, वहां यूज होता है कॉनकेव मिरर का। अच्छा, क्यों? डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, पता है आपको? हाँ, तो अगर हम देखें, जैसे हमें देख रहे हैं और शेविंग कर रहे हैं तो हमें कटने का खतरा रहता है, तो हमें उसमें चीजें बड़ी दिखती हैं। आपको पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर वाले केस में पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो मिरर के अंदर बड़ी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, तो हमें वो थोड़ा सा जूम होकर दिखाई देता है। ठीक है, तो सेविंग मिरर में हम इसका यूज करते हैं, क्रिएट एन इनलार्ज अपराइट इमेज ऑफ द फेस, जो कि मैंने बताया। हेडलाइट्स में यूज होता है, आप कार देखें, कार में केवल बल्ब नहीं होता, बल्ब के पीछे मिरर लगा होता है। ठीक है, आप देखें चमकीली सरफेस होती है, तो वो क्या करती है? लाइट को रिफ्लेक्ट करके बीम के फॉर्म में आगे की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। तो कार की हेडलाइट में यूज होता है। टेलीस्कोप में यूज होता है। टेलीस्कोप में क्यों? क्योंकि सारी की सारी लाइट जब एक कॉनकेव मिरर पे पड़ेगी तो वो इकट्ठी होगी और फोकस पे हमें एक शार्प इमेज मिल जाएगी। तो दूर दूर की चीजों से जहां से लाइट कम आ रही है, तो आप देखें कितने बड़े बड़े टेलीस्कोप यूज हो सकते हैं या मिरर। आपने नाम सुना हो जेम्स वेब टेलीस्कोप का, जो भी रिसेंटली अब तक का सबसे ज्यादा
साफ और दूर की इमेज को कैप्चर करने वाला टेलीस्कोप है। उससे पहले हबल था। ठीक है, दोनों ही आपके जो टेलीस्कोप है कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप हो गया, डेंटिस्ट यूज करते हैं क्योंकि दांत में बहुत छोटे छोटे से कैविटीज होती हैं या फिर कुछ हो गया उसे देखने के लिए, तो डायरेक्ट नहीं दिख सकते अंदर। ठीक है, तो वो लेंस का यूज करते हैं, तो रिफ्लेक्शन होकर उसकी बड़ी इमेज हमें दिख जाती है। सोलर कुकर, सोलर कुकर आप देखें तो एक बड़ा सा मिरर होता है कॉनकेव, और वहां पे जितनी भी लाइट गिरती है वो सबको रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे फोकस पे बना देता है और हम उधर कुकर रख देते हैं, तो वो सारी की सारी लाइट एक साथ बनेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और कुकर में कुछ भी आप चढ़ा दो, दाल चावल वो पका देगा। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमें कॉन्वेक्स का भी देखना है। कॉन्वेक्स में अगर हम देखें तो ये बेसिकली गाड़ियों में आपने देखा होगा रियर व्यू मिरर जो होता है, जैसे कि हमें कोई पीछे की गाड़ी देखनी है, प्लेन मिरर यूज नहीं करते हैं क्योंकि प्लेन मिरर में कम एरिया कवर होगा। कॉनकेव यूज कर लिया, और आपको पता है कॉनकेव वाले केस में सारे के सारी जो इमेज बनती हैं वो कहाँ बनती हैं, इरेक्ट बनती हैं, अंदर बनती हैं, सीधी बनती हैं, है ना, और उसके बाद छोटी बनती है। मतलब इतना बड़ा ट्रक है तो वो उतनी छोटी सी इमेज दिखा देगा, तो ज्यादा रोड कवर होता है पीछे का, इसलिए हम यूज करते हैं रियर व्यू मिरर। सिक्योरिटी मिरर में भी आपने देखा होगा। ठीक है, आप जैसे कैमरे वैमरे कहीं देखते हैं या रोड कहीं टर्न होता है तो वहां पे आपने देखा होगा, तो वहां भी हम सिक्योरिटी मिरर के रूप में भी यूज करते हैं। एटीएम में आपने देखा होगा अगर पैसे वैसे निकाले हैं तो। ठीक है, हॉस्पिटल्स में भी यूज होता है, स्कूल्स में यूज होता है, अदर बिल्डिंग्स में भी यूज होता है, टर्निंग पॉइंट पे यूज होता है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशन है, याद रखना, भूलना मत। नेक्स्ट हमें देखनी है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव की। तो कॉन्वेक्स अगर हम देखें तो कई जगह यूज होता है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास के फॉर्म में यूज होता है। पहले देखनी, जासूस जो लिए रहते थे ऐसे करके देखते थे। ठीक है, तो वो बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास एज अ कॉन्वेक्स लेंस। आपको याद है कॉन्वेक्स लेंस में अगर फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को रख दिया तो उसी साइड इनलार्ज बड़ी इरेक्ट वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, कैमरा में यूज होता है, माइक्रोस्कोप में भी यूज होता है, बाइनोकुलर में भी यूज होता है, ऐसे करके दूर की चीजें जो देखते हैं। ठीक है, एंड ह्यूमन आई में भी ऑब्वियस सी बात है, अभी हम ह्यूमन आई पढ़ी ना, तो उसमें कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस था। कुछ एप्लीकेशंस कॉनकेव की ही याद रखें, ये भले ही कम सेगमेंट है, ये लास्ट वाला याद रखना जरूर क्योंकि क्वेश्चन आता है बेटा इधर से। कहाँ कहाँ यूज होता है, नियर साइटेडनेस के ट्रीटमेंट में अभी हमने देखा कॉनकेव लेंस का यूज, एंड कैमराज में भी होता है। ठीक है, पी होल्स, पी होल्स समझते हो, पी होल्स बेसिकली वो होते हैं जो कि आपके घर के मेन डोर पे लगा होता है, अंदर से आप देखोगे बाहर का सब कुछ दिखेगा जो भी खड़ा होगा। ठीक है, सारा पूरा का पूरा व्यू आपको दिख जाएगा, तो उन्हें बोलते हैं पी होल्स, है ना। इंप्रूव इमेज क्वालिटी, उसमें भी यूज होता है कॉनकेव का। बात आ गई क्या समझ में, पी होल्स टू इंप्रूव द इमेज क्वालिटी। पी होल्स वो कैमरा वो लेंसेज होते हैं जो दरवाजे में लगते हैं देखने के लिए कि सामने कौन बेल बजा रहा है। ठीक, ओके, तो भैया यहां ये वाला सेगमेंट होता है समाप्त। ठीक है, तो लगे रहो, मेहनत करते रहो, एकदम जुटे रहो, एग्जाम में बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है। ठीक है, आपका रिवीजन ही आपके काम आएगा। बहुत स्पीड में मैंने आपका रिवीजन करा दिया और सारे टॉपिक कवर करा दिए। इतना पढ़ लोगे तो इस सेगमेंट का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका, ध्यान रखो इस बात को। ठीक है, समेट लो हुनर को, तपो तुम सूर्य से, लक्ष्य पर रखो नजर, न भटको तुम भीड़ में, मेहनत को बना लो सीढ़ी, हिम्मत में ललक रखो, खरोच दो रास्ते, लक्ष्य के तुम वास्ते। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय, टेक केयर।